Welcome students in this last chapter of our syllabus, and the heading is ball bearing, जनरल एंड बॉल बेरिंग। तो इस जनरल एंड बॉल बेरिंग में हम मुख्यतः बॉल बेरिंग का ही न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ जनरल बेरिंग और अदर्स बेरिंग की जो मुख्य जो थ्योरी है वो आपको बुक में मिल जाएगी। वी विल कॉन्सेंट्रेट आवर वीडियो लेक्चर्स ओनली ऑन न्यूमेरिकल एट प्रेजेंटली, और बाद में हम आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो वी विल टॉक इन लेंथ रिगार्डिंग इट। तो जो ये जनरल एंड बॉल बेरिंग है, ये चैप्टर नंबर 16 पे आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 134 134, पेज नंबर 134 पे दिया हुआ है। जब हम इसको देखते हैं चैप्टर नंबर 16 को, मैं अभी डिज़ाइन डेटा बुक की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं और इसमें हम स्टार्टिंग में पाते हैं कि ये जनरल बेरिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके बाद विस्कोसिटी एंड अदर थिंग्स इसमें प्रोवाइडेड है, समरफील्ड नंबर, एस, इंसेंट्रिसिटी एक्सेट्रा। लेकिन हमको इसका कोई खास काम नहीं पड़ता है। ये 134-35 कंटिन्यू है, और ये डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं जिसकी सहायता से हम जनरली इंजीनियरिंग कोर्सेज में हम जनरल बेरिंग भी डिज़ाइन करते हैं। बट एट प्रेजेंटली in this video lecture and the other, we will just concentrate on ball bearing। तो इस तरीके से ये कई ग्राफ्स दिए हुए हैं जिससे आप समरफील्ड नंबर निकाल कर और जनरल बेरिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। और जनरल बेरिंग कहाँ पर लगते हैं? टेबल नंबर 16.1 में बेरिंग मटेरियल एप्लीकेशन, ये आपको याद होगा जब हम मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था थोड़ा बहुत। लेकिन ये वो जो था वो सब सारा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड था कि मटेरियल के स्पेसिफिकेशन पर, और ये सब डिपेंड है एग्जैक्टली बेरिंग के मटेरियल पर, इसलिए ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब आप मटेरियल के देखकर ये कहाँ पर यूज़ होगा, दिस इज़ एक्सेप्टली फॉर जनरल बेरिंग। तो आप थोड़ा सा इस टेबल को देखेंगे, इफ़ इन केस इन एग्जामिनेशन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मटेरियल कौन सा है। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं टेबल नंबर 16.1 के, देखिए मटेरियल नंबर 1 में दिया हुआ है, नंबर 2 में हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नंबर 3 में लिमिट्स दी हुई होती है, नंबर 4 में एप्लीकेशन दी हुई होती है, और इस तरीके से हम सभी को इसको देख सकते हैं, और ये हमको पता भी होना चाहिए। नंबर 16.1 टेबल पेज नंबर 141 में कंटिन्यू है द सेम, बट वी डोंट नीड एट प्रेजेंटली। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, टेबल नंबर 16.2 को भी देखने की कोशिश करते हैं। यह 16.2 टेबल दिया हुआ है डिज़ाइन डेटा फॉर स्लाइडिंग बेरिंग, जो स्लाइडिंग बेरिंग रहती है उसके अनुसार यह टेबल दिया हुआ है। और अब हम मुख्यतः आते हैं हमारे पेज नंबर 144 पर, और सिलेक्शन ऑफ बेरिंग में हमारे लिए इक्विवेलेंट लोड PE, इक्विवेलेंट लोड P को हम हमेशा लोड से डिनोट करते हैं, तो PE S XVFR प्लस YFA, इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, और इसका आपको टेबल भी कॉरस्पॉन्डिंग 16.3 और 16.4 में नीचे दिया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। X इज इक्वल टू रेडियल फैक्टर है, Y इज इक्वल टू थ्रस्ट फैक्टर है, V इज इक्वल टू रोटेशन फैक्टर है। एक बेरिंग जनरल बेरिंग में वो रेडियल भी होता है, जब हम
स्पेसिफिकली बॉल बेरिंग की बात करते हैं तो रेडियल भी होता है, थ्रस्ट भी होता है और रोटेशन तो ऑब्वियसली होता ही है। यहाँ पर एफ आर इज इक्वल टू रेडियल लोड है और एफ ए इज इक्वल टू थ्रस्ट लोड है और एस जो है वो शॉक एंड इम्पैक्ट है। जो मुख्य रेटिंग लाइफ कि हम एक बेरिंग कितना चलेगा इसको निकालने के लिए जो मुख्य इक्वेशन का प्रयोग करते हैं ये वो 16.10 है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड है। ये है L इज इक्वल टू सी पी सी का क्यूब और ये कितना है मिलियन रिवॉल्यूशन। मिलियन रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन, एक बेरिंग यदि डिज़ाइन हुआ है तो वो कितने रिवॉल्यूशन घूमेगा यानी कि कितनी बार घूमेगा। तो ये कोई 1, 2, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से नहीं घूमता है, ये 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 इस तरीके के रोटेशंस पर घूमता है और मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशंस रहते हैं, 20 लाख भी होते हैं और उसके बाद फिर वो बेरिंग की आयु समाप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो रेटिंग लाइफ है यह बेरिंग की आयु है जिसकी सहायता से हम उसको घुमाते हैं और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप बिल्कुल एग्जैक्टली किसी भी बेरिंग की लाइफ का अंदाज़ा इस फार्मूले से लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर 16.10 से। और आगे देखते हैं, देखिए ये टेबल जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक टेबल है जिसमें वी ये रोटेटिंग और स्टेशनरी, सिंगल रो एंड डबल रो बॉल बेरिंग के लिए एफ ए वी एफ आर का जो रिजल्ट है वो एक्स के हिसाब से 0.56 लिखा हुआ है, वाई के हिसाब से 2.30 लिखा है और इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है दैट इज़ 1 और 0। तो ये हमको कैसे देखना है, यहाँ ई की वैल्यू देखिए, यदि एफ ए बाई वी एफ आर की वैल्यू इससे ज़्यादा होती है तो हम y को डिनोट करते हैं और इससे कम होती है, ये e की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है तो हम y की वैल्यू 0 लेते हैं। तो x की वैल्यू, यदि हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 लेंगे और यदि y की वैल्यू इस टेबल से लेते हैं 2.30, 1.99, 1.71, 1.55 एट्सेट्रा, तो हम इसको इस तरीके से जहाँ पर भी हमारा सपोज 1.31 ली तो हम x की वैल्यू 0.56 लेंगे बिकॉज x की वैल्यू हमको कुल मिलाकर इस तरीके से लेनी है। तो ये सब e की वैल्यू पर डिपेंड होता है। इस e की वैल्यू का काम भी हमें बहुत निर्धारित बहुत कम है। हमें मुख्यतः जो इक्वेशन मैंने पहले आपको बताया, हम सिर्फ को मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो L इज इक्वल टू सी पी सी की घात क्यूब, ये मिलियंस रिवोल्यूशन पर ही बेस्ड है। हमको इसी के हिसाब से न्यूमेरिकल मोस्टली हमारे क्वेश्चन में आते हैं। इस टेबल के बाद आपको टेबल नंबर 16.4 दिखेगा जिसमें शॉक एंड इम्पैक्ट फैक्टर्स है, टाइप्स ऑफ लोड और S शॉक एंड इम्पैक्ट फैक्टर S से डिनोट किया हुआ है। तो कांस्टेंट और स्टडी है तो 1, लाइट शॉक है तो 1.5, मॉडरेट शॉक है तो 2, हैवी शॉक है तो 2.5, एक्स्ट्रा हैवी और एक्सट्रीम शॉक से तो 3। ये इस तरीके से हम लोडिंग को सिलेक्ट करते हैं जैसे भी हमको न्यूमेरिकल में दिया होगा, अदरवाइज हम मोस्टली 1 लेते हैं कांस्टेंट और स्टडी के लिए। और इसको इस S को कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इस इक्वेशन में, यहाँ पर X और V, Y ये हमने टेबल नंबर 16.3 और टेबल नंबर 16.4 से निकाले और इस तरीके इसके बाद हम सीधे इसमें रखकर P की वैल्यू निकालते हैं और इसके यहाँ पर रखकर हम सीधे L की गणना करते हैं कितना बेरिंग चलेगा। बेरिंग निकालने के बाद हम टेबल नंबर 16.5 को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में लिमिटेशन है, इसका ध्यान रखेंगे कि ये लिमिटेशन हमको सिर्फ और सिर्फ एक तो रेडियल बॉल बेरिंग को ही सिर्फ जनरेट करने की कोशिश करता है और
इसके अलावा हम कोई भी बेरिंग नहीं सिलेक्ट कर सकते। दूसरे डिज़ाइन डेटा बुक में आपको रेडियल बॉल बेरिंग सिलेंड्रिकल बेरिंग, आपका थ्रस्ट बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, स्फेरिकल रोलर बेरिंग, ऐसे अन्य जो अन्य हमारे बेरिंग्स हैं उनका हम सिलेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास यह सुविधा नहीं है। तो जब हम इसको इस तरीके से करते हैं तो इस टेबल को यदि हम ध्यान से देखें, ये टेबल पेज नंबर 146 से शुरुआत होती है। आपको थोड़ा सा झुक कर देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ बेरिंग नंबर लिखा हुआ है और कौन सी कंपनी का नाम है, SKF, मतलब ये SKF की बेरिंग सीरीज़ है। यदि हम इसको कुल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक पेज पर 12 बेरिंग्स दी हुई है। और यदि हम दूसरे पेज को ओपन करें तो उसमें भी शायद 12 या थोड़ा ज़्यादा 20 ले लेते तो तकरीबन 32 और इसमें भी कुछ 10-15 और इस तरीके से दिए हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम ऐसे सिर्फ इन्हीं नंबरों पर बेरिंग को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी लिमिटेशंस को समझिए कि हम सिर्फ इन्हीं के द्वारा बेरिंग को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें और बेरिंग्स के नंबर की ज़रूरत पड़ती है और इसके तहत हमको थोड़ा सा इसको समझने की और ज़रूरत पड़ती है और जिसकी सहायता से हम सही बेरिंग सिलेक्शन का अध्ययन कर पाएँ। तो इसके टेबल में और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो बेरिंग नंबर यहाँ नंबर 1 कॉलम में दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। बोर D mm दिया हुआ है 10 12 15 17। फिर आउटर डायमीटर दिया हुआ है 26 30 35 इस तरीके से। विड्थ B = 9 9 11 दिया हुआ है। बेरिंग कैपेसिटी kgf दिया हुआ है, स्टैटिक CO डायनामिक C, और स्टैटिक CO दिया हुआ है 190 224 360 और डायनामिक दिया हुआ है 360 400 630। और इसी टेबल दोनों स्टैटिक और डायनामिक के ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है kgf। तो ये kgf में ये ध्यान रखिए कि 5 × 10 से मल्टीप्लाई करिए और 6 × 10 से पहले ही आपको कर लेना है। मतलब ये यदि 360 दिया हुआ है तो 10 का गुणा करना आवश्यक है। तो ये कितना हो जाएगा 3600। सपोज इसको लेता हूँ मैं 190, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का गुणा करूँगा तो 1900। और ये 1900 क्या आएगा, ये आएगा kgf में। तो हमें kgf से इसे न्यूटन में बदलना पड़ेगा। तो कितना होता है 1 kgf या 1 न्यूटन बराबर कितना न्यूटन, तो आप इसे इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं जो अंत में दी हुई है। यहाँ पर देखिए आप 1 न्यूटन बराबर 0.0102 kgf या 1 न्यूटन बराबर 0.1 kgf इस तरीके से लेते। तो हमको यदि kgf चाहिए तो हमको 1/10 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब ये 10 से जब हम गुणा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो 10 कट जाएगा और हमें एग्जैक्टली न्यूटन में हमें आंसर मिलेगा। इसे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और लास्ट में इस टेबल के अंत में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दिखिए, मतलब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए बेरिंग की। तो मैक्सिमम RPM इसका दिया हुआ है, किसी का 20,000, किसी का 16,000, किसी का 12,000 13,000, इस तरीके से डिफरेंट स्पीड पर हम डिज़ाइन करते हैं। क्या हम इतनी स्पीड पर घुमाते हैं? नहीं, इतनी स्पीड पर हम ऐसे इन जनरल बेरिंग्स को नहीं घुमाते। लेकिन ऐसी अनेक जगह है जहाँ पर यह बेरिंग बहुत आसानी से इतनी RPM पर घूमता है। तो सिलेक्शन करते समय हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम RPM पर ही लेना चाहिए और उसे सॉल्व करना चाहिए। एक जनरल थंब रूल जिसको कि हम अंगूठा दिखाकर कहते हैं, थंब रूल, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई एम होपफुल कि इस टेबल के माध्यम से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हम इसके थंब रूल के बारे में बात करते हैं।
तो थंब रूल ऑफ एसके बेरिंग्स में एक ऐसी सीरीज होती है जिसके कि आखिरी अंक में यदि आप 5 का गुणा करें तो आपको डायरेक्ट शाफ्ट का साइज मिल जाएगा। ये थंब रूल होता है। तो देखिए मैं पहले वाले इसमें देखता हूँ, तो यदि मैं यहाँ 5 का गुणा करूँ तो ये आ गया 5, लेकिन बोर डायमीटर आप 12 कितना है 12। यदि मैं 2 में 5 का गुणा करूँ तो आया 10, लेकिन बोर डायमीटर है 15, तो ये सीरीज़ भी काम नहीं करेगी। ऐसी कुछ एक सीरीज़ में इस तरीके के यदि आप मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको बोर डायमीटर बहुत आसानी से मिलता है। जैसे कि आप पेज नंबर 147 इसको देखते हैं, और यदि हम इसको देखते हैं तो इसमें जो 6004 इसमें यदि मैं 5 का गुणा करूं तो मेरा बोर डायमीटर आ गया देखिए 20। यदि 5 से 5 का गुणा करूं तो ये आ गया 25। यहाँ किसी भी सीरीज़ में यदि मैं 5 का गुणा करूं तो 25। इस तरीके से ये कहीं कहीं एप्लीकेबल होता है किसी किसी सीरीज़ में, और किसी किसी सीरीज़ में नहीं होता है। स्पेसिफिकली ये 5 नंबर का रूल आपको बॉल बेरिंग में भी कभी प्रयोग होता है और कभी कभी रोलर बेरिंग के कुछ सीरीज़ में एप्लीकेबल होता है, हर सीरीज़ में अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन ये थंब रूल आपको याद रखना चाहिए कि जब भी हम बेरिंग सिलेक्ट करें तो उसे 5 से यदि गुणा करें तो कुछ सीरीज़ में उसका बोर डायमीटर जिस पर वो बेरिंग फिट होगा दैट इज़ 45, हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ और सीरीज़ेस हैं जिसमें आप लास्ट के डिजिट में गुणा कर देखिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये कुल मिलाकर 3 पेज में ये हमें बेरिंग के 3 डायमेंशंस दिए हुए हैं। ये बहुत कम है। मैं आपको SKF की जो बुक है उसमें कई हजारों बेरिंग्स के नंबर हैं, आप उस बुक को ज़रूर पढ़िए और अपने साथ रखिए फॉर द रेफरेंस। सो आई विल शेयर इट विथ यू लेटर ऑन। तो मुख्यतः हम जब भी इसको करेंगे रेटिंग लाइफ निकालेंगे तो हम C और PC की गणना करेंगे और मिलियन रिवॉल्यूशन पर इसको देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये KGF में है। KGF को यदि हम न्यूटन में बदलते हैं तो इस 10 का गुणा नहीं किए तो हमें डायरेक्टली न्यूटन में मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते ही आप यदि C का मान यहाँ से निकालते हैं तो आप सीधे उस बेरिंग की गणना कर सकते हैं और उसके बाकी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पहला वाला से कोई 5 नहीं, यदि 0 से 5 का गुणा करूँगा तो 0 ही आएगा। लेकिन सपोज मेरा C इतना आया है तो मैं इसका डायमेंशन नोट कर सकता हूँ और इसमें से सबसे अच्छी सीरीज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सबसे अच्छी सीरीज सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास और भी है कि मेरा आउटर डायमीटर कितना है, ये भी मुझे पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका RPM कितना है, कितना लेना है, ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। So I will stop here, students. Thank you for your kind attention. In the next part, we will try to solve some numericals of bearings. Thank you very much for your kind attention.